से शारीरिक दोष जैसे मैंने बताए थे वात पित्त कफ हैं उनमें इम्बैलेंस होता है, उसी प्रकार से मानसिक दोष भी होते हैं। तो मानसिक दोष जो है मेन है होते हैं 3, सत्व, रज और तम। पॉजिटिविटी के हिसाब से सबसे बेस्ट होता है सत्व, फिर आता है रजस या राजसिक जिसे कहा जाता है, थर्ड है तामस या तामसिक, ये एक नेगेटिव ऑरा होता है। तो देखिए हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों पाए जाते हैं। अब हमारी अलग अलग अवस्थाओं में ये कम या ज्यादा होते रहते हैं। ये जो 3 हमारे मानसिक दोष हैं, इसको इम्बैलेंस होने में हमारी सेंसेस का क्या रोल रहता है? जब आप किसी भी सेंस की ओवर इंटेलिजेंस करते हैं, सरल भाषा में बोलूं, अति योग, अयोग या मिथ्या योग। अति योग यानी कि आप बहुत ज्यादा किसी चीज में इंडल्ज हो गए हैं किसी सेंस में, या आप बिल्कुल ही उस चीज का यूज करना छोड़ चुके हैं, या फिर आप यूज तो कर रहे हैं लेकिन आप मिसयूज कर रहे हैं, गलत चीजों को आप अपनी सेंसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और इन सारी चीजों का इम्पैक्ट यही रहता है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है, रिलेशंस हैं, वर्क है, वो सारा का सारा बंदे का इफेक्ट होता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको मानसिक रोग हो गया तो आप सारी जिंदगी अब कोई आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, आप ठीक नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। पॉडकास्ट की सीरीज हमारी चल रही है आयुर्वेद से मोक्ष तक। आयुर्वेद से मोक्ष तक, कैसे हम आयुर्वेद से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ वेल नोन आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और मोक्ष आयुर्वेदा के फाउंडर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर। डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार, D5 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को। पास्ट एपिसोड्स में हमने बॉडी के दोषों के बारे में बात करी, तो सर मेरा एक सवाल था कि क्या मानसिक रोग भी होते हैं, क्या मन के भी कोई रोग होते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अब जैसे पास्ट एपिसोड्स में हमने बात करी थी शारीरिक दोषों के बारे में, शरीर के रोगों के बारे में, तो जिस तरह से शरीर में रोग होते हैं उसी प्रकार मन में भी रोग होते हैं जिनको मानसिक रोग कहा जाता है। देखिए ये मानसिक रोग की जो टर्म है ना, ये बहुत बड़ी है। अंग्रेजी में इसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंतर्गत रखा जाता है। अब जो मन है ना, ये ऐसा है कि सामने से, इट्स नॉट लाइक एन ऑर्गन के हाँ जैसे किसी का कोई सामने से कोई शरीर का कोई अंग दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक तरह से चेतनता में है लेकिन आपके भीतर है। इसको आपके ब्रेन की एक्टिविटी कह सकते हैं, आपके मन की एक्टिविटी कह सकते हैं। तो मनोरोग एक बहुत बड़ी टर्म है, इसमें बहुत सी अलग अलग तरह की बीमारी आती हैं। तो मैं जनरली बताता हूँ, देखिए मनोरोग क्यों होते हैं। देखिए जो हमारा मन है ना, ये एक तरह से बुद्धि का जो भी हम सेंसेस हैं, जो हमारा ब्रेन अलग अलग तरह की सेंसेस लेता है, उनको जो एनालाइज करता है और एक विचार बनाता है, वो हमारा मन बनाता है। अब जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियम यानी कि हमारी जो 5 सेंसेस आ गई, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी कि सेंस ऑफ जो हमारी टेस्ट की है, स्मेल की है, हमारी हेयरिंग की है, टच की है, तो ये सारी हमारी सेंसेस हैं। हेयरिंग की है, तो जब ये सारी सेंसेस हमें किसी भी स्टिमुलस से पता चलती हैं, खाने का पता चलता है, सुनने का पता चलता है, तो इनका एनालिसिस हमारा ब्रेन करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी हमारी सराउंडिंग में जो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी पर्सनालिटी बनती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे विचार बनते हैं, और विचारों से हमारे आगे कर्म बनते हैं, है ना। तो ये जब सारी चीजें बैलेंस में रहती हैं तब तक आप स्वस्थ हैं। लेकिन जब आपकी सारी चीजें इम्बैलेंस में चली जाती हैं, जैसे शारीरिक दोष जैसे मैंने बताए थे वात पित्त कफ हैं, उनमें इम्बैलेंस होता है, उसी प्रकार से मानसिक दोष भी होते हैं। तो मानसिक दोष जो है मेन है होते हैं 3, सत्व, रज और तम। तो इनको भी पॉजिटिविटी के हिसाब से सबसे बेस्ट होता है सत्व, फिर आता है रजस या राजसिक जिसे कहा जाता है, थर्ड है तामस या तामसिक, ये एक नेगेटिव ऑरा होता है। तो देखिए हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों पाए जाते हैं। अब हमारी अलग अलग अवस्थाओं में ये कम या ज्यादा होते रहते हैं। तो जब इनमें बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है तो उसके कारण हमारा जो नॉर्मल हमारा बिहेवियर है वो नहीं रहता। एक आपको दुनिया में रहने के लिए, हमारे समाज में रहने के लिए, अपने परिवार में रहने के लिए, अपनी वर्क प्लेस पे रहने के लिए, अपने नॉर्मल जो वेल बीइंग के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आपको एक नॉर्मल बिहेवियर रखना जरूरी होता है।
है ना, तभी आप उसमें अच्छे से अपनी चीजों को कैरी कर सकते हैं, अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को अच्छा रख सकते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर ये मानसिक दोष हावी हो जाते हैं, उनमें कोई चेंजेस आ जाते हैं, इम्बैलेंस आ जाता है, तब आपको ये मनोरोग होते हैं, जिनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या मनोरोग कहा जाता है। अब इसके अंदर बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। सबसे सिंपल जैसे मैं बताऊं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर कह सकते हैं, घबराहट होना, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, शाइजोफ्रेनिया, अपना ये डिप्रेशन और एल्जीमर डिसीज, ये अलग अलग तरह की बीमारियां, बाइपोलर डिसऑर्डर। टर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन मेन है कि आपके जो मन के दोष हैं वो इम्बैलेंस में है। तो इस सारे मन दोष जब इम्बैलेंस में आते हैं तो उनका आपके शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और आप अपनी जो मुख्य धारा होती है ना, उससे आप थोड़ा सा हिल जाते हैं। तो उसके कारण आपकी नॉर्मल लाइफ जो है वो गड़बड़ा जाएगी, आप अपने रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप अपने वर्क को, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, कोई पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे पाएगा, एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं रहेगा। तो ये सारे जब एबनॉर्मल बिहेवियर आ जाता है तो ये सारे मनोरोग के अंदर आते हैं। मनोरोग में कौन कौन सी बीमारियां होती है जो आमतौर पर अमूमन देखने को मिल जाती है हमें? जैसे मैंने बताया, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, शाइजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, एल्जीमर डिसीज, ये अलग अलग तरह की बीमारियां पाई जाती हैं। अब जैसे मैंने बताया कि ये हैं, पर इनके कारण के ऊपर आते हैं कि ये होते क्यों हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये तीन दोषों जो सत्व रजतम है उनके इम्बैलेंस के कारण होते हैं। तो इम्बैलेंस होने का कारण क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए, इम्बैलेंस क्यों होता है? इम्बैलेंस होता है हमारे अपने आहार विहार के कारण, आचरण के कारण। इसमें डाइट के साथ साथ आपका जो आचरण है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है आपके ऊपर। दूसरा, आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, आपके आसपास क्या चल रहा है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपके वर्क प्लेस पे क्या चल रहा है, या किसी व्यक्ति के साथ पास्ट में क्या हुआ है, या उसके साथ कोई ऐसा कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है, कोई उसके साथ कोई बहुत बुरी दुर्घटना हुई है उसके साथ या उसके किसी प्रियजन के साथ। तो ऐसी बहुत से इवेंट्स रहते हैं, या फिर कई आपकी परवरिश कैसी हुई है। तो वो सारी चीजें जब इलेबोरेट हो जाती हैं, उनका एक मिक्सचर बन जाता है, तो वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत अच्छा, बहुत एक रिमार्केबल इम्पैक्ट डालता है, जिसके कारण ये चीजें आपके साथ होती हैं। दूसरा, अगर हम आपकी पर्सनल हैबिट्स की बात करें तो उसका भी इम्पैक्ट रहता है। पर्सनल हैबिट्स में जो लोग अच्छे से साफ सफाई नहीं रखते, कुछ लोग होते हैं अभी नहाना नहीं है, अच्छे से साफ सफाई नहीं रखनी है, अपने घर में भी वो गंदगी मचा के रखेंगे, तो ये अलग अलग तरह की प्रकृतियां होती हैं, तो उसके कारण भी ये दिक्कतें आती हैं। तो अब मैं सबसे पहले बताता हूँ सात्विक प्रकृति के बारे में। सात्विक प्रकृति सबसे बेस्ट, जैसे मैंने बताया, मानी जाती है। तो सात्विक प्रकृति में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत काम होता है, शांत मन का होता है। इसमें क्या होता है कि आप जो भी फूड खाते हैं वो एकदम फ्रेश फूड होगा, न्यूट्रिटिव पौष्टिक आहार होगा, ताजे फल सब्जियां जिसमें होंगी, ये सारा सात्विक के अंदर आता है। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हमारे कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो जो आप खाते हैं वैसा ही आपका मन पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप अपनी डाइट ऐसी रखते हैं तो आप सात्विक रहेंगे। उसके और साथ साथ अपने आप को क्लीन रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, धार्मिक आचरण करना, ये सारे सात्विक पुरुषों के लक्षण होते हैं। फिर आते हैं राजसिक के ऊपर। राजसिक का क्या है कि जो थोड़ा सा अपनी लाइफ में स्पाइस अप रखते हैं चीजों को, जिनको थोड़ा तीखा मसालेदार खाना पसंद है, चटपटा खाना पसंद है ना, या जंक फूड आज की डेट में हम कह सकते हैं, और जिनको थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल थोड़ा सा ज्यादा पसंद होता है, ये राजसिक प्रवृत्ति के अंदर आते हैं। अब आते हैं तामसिक प्रवृत्ति के अंदर। तामसिक प्रवृत्ति को सबसे खराब माना गया है। तामसिक प्रवृत्ति को एक तरह से राक्षसी प्रवृत्ति, मतलब जिसमें आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो अपने आप के ऊपर, बिल्कुल गंदगी के साथ रहना, अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन ना करना, एंड जो आप खाना भी खाते हो, नशे करना, जितने भी नशे हैं तामसिक गुण बढ़ाते हैं। शराब पीना, एक्सेसिव नॉनवेज खाना कि भाई नॉनवेज ही खाना है और कुछ खाना ही नहीं है ना, या फिर बासी जो अन्न है, अगर आप वेजिटेरियन भी अगर आप बासी खाना खाते हैं, अब जंक फूड में जो ब्रेड्स बहुत ज्यादा पुरानी खा रहे हैं या पिज्जा खा रहे हैं, तो वो कितने कितने टाइम से जो ब्रेड है वो सड़ रही है, ठीक है।
एंड वो सारा जो है आपका, ये सारा तामसिक अंदर आता है। अब इसमें मैंने आपको आहार का भी बता दिया। विहार के ऊपर आते हैं। विहार में क्या होता है कि जैसे तामसिक विहार में लड़ाई झगड़ा करना, बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाना, हिंसक हो जाना, या फिर बिल्कुल ही सोए रहना, आलस से ही पड़ा रहता है कि उठना ही नहीं है, भाई 12-1 बज गए और पड़े रहते हैं। तो ये सारे जो हैं लक्षण, ये तामसिक प्रवृत्ति के। तो ये 3 तरह की प्रकृतियां हैं, और जब आपके अंदर ये तीनों गुण में से कोई ये जो राजसिक और तामसिक गुण ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब आप बीमार पड़ते हैं, तब आपको ये मनोरोग होते हैं। ये जो 3 हमारे मानसिक दोष हैं, इसको इम्बैलेंस होने में हमारी सेंसेस का क्या रोल रहता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो मन है वो इंद्रियों से मिलने वाला जो भी ज्ञान है, जो भी सेंसेस हैं, वो ज्ञान अर्जित करती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो है, तो ये एक तरह से आपके अंदर कोई भी सेंस आई वो ज्ञान के रूप में आती है कि आपको एक टेस्ट का पता चलता है, स्मेल का पता चलता है, या आप जो भी देखते हैं एक व्यू का पता चलता है। तो वो सारी चीजें को इंटरप्रेट आपका मन करता है। तो सेंसेस का ये है कि जब आप किसी भी सेंस की ओवर इंडल्जेंस करते हैं, सरल भाषा में बोलूं, अति योग, अयोग या मिथ्या योग। अति योग यानी कि आप बहुत ज्यादा किसी चीज में इंडल्ज हो गए हैं, किसी सेंस में, या आप बिल्कुल ही उस चीज का यूज करना छोड़ चुके हैं, या फिर आप यूज तो कर रहे हैं लेकिन आप मिसयूज कर रहे हैं, गलत चीजों को आप अपनी सेंसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, खाने की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे स्ट्रांग हमारी सेंस है जो हम जिसके हम वशीभूत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा खाना खा रहा है लेकिन वो गलत खाना खा रहा है, मतलब उसको जैसा उसकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये हो गया उसका मिथ्या योग। ठीक है। दूसरा है अति योग, कि खाना तो ठीक है लेकिन उसने अति कर दी खाने की, बहुत ही ज्यादा खाना खा रहा है, तो उससे क्या होगा, डाइजेशन खराब होगा आपका। ठीक है। अयोग, कि भूख ही मर गई है, आप खा ही नहीं रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके अंदर नेगेटिव चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, आप वीक हो जाओगे, आपकी धातुओं का क्षय होना शुरू हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से 5 सेंसेस में आपको रिलेट कर सकते हैं। तो जब आप इन 5 सेंसेस में अति योग, अयोग या मिथ्या योग लाएंगे कि आप गलत तरीके से करो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई वीडियो ही देख रहे हैं या आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, अगर उसका कंटेंट अच्छा है तो वो आपके ब्रेन के ऊपर अच्छा इंपैक्ट डालेगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा पढ़ रहे हैं, आपने अब सोच लिया कि मैंने एक ही दिन में भैया बुक खत्म करनी है, तो क्या होगा, आप इतना एनालाइज तो शायद ना कर पाए, आपके ब्रेन और आइज के ऊपर उसका बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। तो समझ रहे हैं आप, सेंसेस का मिसयूज, अब्यूज, दोनों ही चीजें जो हैं आपके मन के लिए खराब हैं। तो वो ऐसे है ना विभोर जी, जो हमारी ये 5 सेंसेस एंड दीज आर लाइक 5 एंटीनास, 5 एंटीने लगे हैं जो कि अलग अलग तरह का ज्ञान जो है आप उसको अर्जित कर रहे हैं। एंड हमारा जो ब्रेन है वो एक तरह से डाटा कलेक्टर की तरह काम करता है, वो डेटा लेता रहेगा संसार में कहीं से भी मिले, चाहे उसे फोन से मिले, आपकी सराउंडिंग से मिले, आपकी पर्सनल हैबिट से मिले, आपकी पास्ट हिस्ट्री से मिले, वो डेटा आपके अंदर कलेक्ट हो रहा है और आपका मन सबकॉन्शियसली, आपको नहीं पता, वो उसको एनालाइज कर रहा है, उसकी एक फीडबैक आपके ब्रेन में जनरेट कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली वो काम होता जा रहा है। तो जब आपके अंदर जो डाटा जा रहा है वो अगर काम का नहीं है, वो खराब है, तो आपके विचार भी खराब होंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी भी खराब होगी। तो ये सब जो गलत डेटा गया, तो इसके कारण आपके जो सत्व, रज और तम ये दोष हैं, ये इम्बैलेंस होंगे, या उसमें से रज और तम अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको ये मनोरोग होते हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि इस तरह से हमें अपनी सेंसेस को, अगर हम उसको कंट्रोल करके रखेंगे और उसको सही दिशा में चैनलाइज करेंगे, तो हम इन मनोरोगों से बच सकते हैं। सर, अब हम बात करेंगे सबसे कॉमन होने वाली बीमारी में, एंजाइटी, घबराहट होना। तो आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया गया है? देखिए, घबराहट होना एक नॉर्मल सिम्टम है। एंग्जाइटी जिसे कहते हैं, घबराहट जिसे कहते हैं, हर व्यक्ति को होती है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, ये सब कहने की बात है। हर बंदे के पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर आपको कभी घबराहट किसी अवस्था में हो जाती है तो ये वेरी नॉर्मल चीज है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको नॉर्मली घबराहट हो रही है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि जहां पे वो सिचुएशन तो चली गई लेकिन फिर भी आपके मन से घबराहट नहीं जा रही, या आपका मन एक तरह से इमेजिनरी थॉट्स बना रहा है, काल्पनिक चीजें गढ़ रहा है और आप मन ही मन में डरे जा रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो इस बीमारी को एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें पेशेंट को बार बार घबराहट होना, धड़कन तेज हो जाना। पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, कहते हैं हमें रात को ना
धक धक की आवाज सुनाई देती है, अपनी पैल्पिटेशन, वो अपनी हार्ट डिसीज से उससे कोरिलेट कर लेते हैं कि कहीं हार्ट डिसीज ना, एक्चुअली उनको एंग्जाइटी होती है। तो ये बीमारी भी बहुत ज्यादा कॉमन पाई जा रही है आजकल। तो इसमें हमारे ना शारीरिक दोष जो है, मानसिक दोषों के साथ साथ वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अलग अलग सिम्टम रहते हैं जहाँ पे वात, पित्त और कफ अलग अलग तरह से एक्ट करते हैं। मैं जनरली बताता हूँ, जितने भी मानसिक रोग हैं इनमें अगर वात वाला एग्रीवेट होगा तो उसमें क्या होता है कि एक बेचैनी सी, फास्टनेस सी, कि बैठा नहीं जाएगा, रात को उठ जाएंगे, चलना फिरना शुरू हो जाएंगे ऐसे पेशेंट्स, और ये चीज रहती है एक तरह से बेचैनी सी। और अगर पित्त बड़ा रहता है तो उसमें अगर पित्त का संलग्न हो जाता है तो एक तरह से बॉडी में ना हीट सी रहती है, उनके गर्मी सी महसूस होगी, आंखों में लालिमा, ऐसे रेडनेस आ जाती है आंखों में, और शरीर में गर्मी सी फील होती है। और जिनमें कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसमें क्या होगा कि पेशेंट का दिल ही नहीं करता उठने का, वो इतने ज्यादा एंग्जाइटी में वो बस बेड पे ही पड़े रहेंगे। तो ये अलग अलग दोष जब इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे मानसिक दोषों के साथ, तो ऐसे फिजिकल सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं जो आपके शरीर में साक्षात दिखाई देते हैं कि हाँ, ये बंदे को ये प्रॉब्लम आ रही है। सर, डिप्रेशन और पीटीएसडी एंजाइटी से अलग हैं क्या सेम ही है? देखिए, डिप्रेशन और पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अलग है। एंग्जाइटी हम कह सकते हैं किसी को थोड़े समय के लिए हुई, लेकिन एक डिप्रेशन जो है या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये एक क्रॉनिक चीज होती है, एक दिन में डेवलप नहीं होता। इसमें आपके पिछले 5 साल 10 साल क्या हुआ आपके जीवन में। कई बार पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी पास्ट लाइफ में किसी फैमिली के लव्ड वन का कुछ मिसहैपनिंग हुई होती है, या कोई ऐसा कुछ उनका पास्ट हिस्ट्री रही होती है जहां पे उनके साथ कुछ बहुत बुरा अब्यूज हुआ होता है। तो वो चीज का जो स्ट्रेस है ना, वो अपने दिमाग में कैरी करके घूम रहे हैं अभी तक, तो उसके कारण उनकी जो नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग है वो इम्पेयर हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स में या पीटीएसडी के पेशेंट में। अब कॉमन सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं जो बंदा बहुत हंस रहा हो वो डिप्रेशन का पेशेंट ना हो, बहुत अलग से सिम्टम होते हैं। अगर आपके घर में या आपके आसपास आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इन लक्षणों से गुजरा है तो आप उससे बात कीजिए। सबसे जरूरी होता है बात करना। देखिए, दवाई देना अलग चीज है, सबसे पहले मानसिक रोगों में हमें पेशेंट को कंसोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके साथ बात कीजिए। तो डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स जो आपको बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनका ये होता है कि या तो ये बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, या ये इनकी भूख बिल्कुल कम हो जाती है, या तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा या बहुत ज्यादा कम होगा। दूसरा, एक स्लो गेट हो जाती है। स्लो गेट का मीनिंग, आप जब चलते हैं ना, एक नॉर्मल एक हेल्दी बंदे की चाल होती है ना, कॉन्फिडेंट आप जब चलते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चलते हैं। इसमें आपके जो स्टेप्स है ना, स्लो स्टेप्स, छोटे स्टेप्स होंगे, कदम जो होते हैं ना वो छोटे छोटे कदम हो जाते हैं धीरे धीरे। तो मतलब पेशेंट को नहीं पता चलेगा, देखने वाला समझ सकता है कि ये परेशान है किसी बात से। तीसरा, अकेले में बैठ के रोते रहना, या फिर बिल्कुल ही रिएक्शन ना देना, बड़ी से बड़ी बात का कोई रिएक्शन ही ना देना। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये डिप्रेशन और पीटीएसडी के पेशेंट्स में आमतौर पर देखी जाती हैं। बोलते बोलते एकदम से बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, या एकदम से वो बोल ही नहीं पाते, उनका गला ही बैठ जाता है। कई कई पेशेंट में हमने देखा जीभ ही मुड़ जाती है, बोल ही नहीं पाते। तो ये सारे लक्षण काफी गंभीर होते हैं, और इन सारी चीजों का इम्पैक्ट यही रहता है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है, रिलेशंस है, वर्क है, वो सारा का सारा बंदे का इफेक्ट होता है। सर, शिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या लक्षण होते हैं? देखिए, शिजोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिसके कारण ना एक इंसान हेलुसिनेशंस में रहता है, भ्रम में रहता है, इमेजिनरी काल्पनिक चीजों को गढ़ेगा, जो चीज नहीं है कई बार उसको महसूस करेगा। कई बार बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं यार, और अगले ही पल वो एकदम से शांत हो जाएंगे या बिल्कुल लो फील करेंगे। एक पल बहुत एग्रेसिव, बाइपोलर यानी कि दो अलग अलग व्यक्तित्व लेके घूमना। तो शिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर में ये कॉमन सिम्टम हमने देखे हैं। तो इसके कारण भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। आप ऐसे व्यक्ति से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, वायलेंट भी हो जाते हैं ऐसे पेशेंट। कई बार सामान तोड़ने लग जाना, या हिंसक हो जाना किसी चीज के प्रति, या जो नहीं है उसको इमेजिन करके उससे बातें करते रहना, या अपने आप से बहुत ज्यादा बातें करते रहना। तो ये सारे लक्षण शिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स में हमने देखे। सर, अल्जाइमर डिजीज क्या है? अल्जाइमर डिसीज एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। डिजेनरेटिव यानी कि उम्र के साथ होने वाली, ज्यादातर हमने देखा बुजुर्ग लोगों में होती है।
तो इसमें क्या होता है, सीधा सीधा मेमोरी लॉस होता है। कई पेशेंट में सेरेब्रल एट्रोफी हो जाती है। सेरेब्रल एट्रोफी यानी कि आपका जो ब्रेन का जो नॉर्मल साइज है वो श्रिंक कर गया, तो आपकी जो ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो वीक हो जाती है, आप याद नहीं रखते हैं। ऐसे पेशेंट हमने देखा है अलमारी के अंदर वो बॉटल्स रख देंगे और फ्रिज के अंदर वो कपड़े रख देंगे इस तरह से, या अपना एड्रेस भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ज्यादातर हमने बुजुर्ग लोगों में देखी है अल्जीमर डिसीज में। इसमें पास्ट का स्ट्रेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये सारी चीजें इस बीमारी में देखी जाती है। सर आपने इतने सारे डिसऑर्डर्स बता दिए, क्या इसका आयुर्वेद में पैरेलली इलाज किया जा सकता है? जी बहुत अच्छा इलाज है आयुर्वेद में। जितने भी मानसिक रोग मैंने अभी बताए हैं ये सारे ठीक हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको मानसिक रोग हो गया तो आप सारी जिंदगी कोई आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी, आप ठीक नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो मानसिक रोगों में जैसे अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, तो हर व्यक्ति के लिए ना जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट रहता है। इसमें हम सभी को एक साथ नहीं ले सकते। इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके ट्रीटमेंट के ऊपर कि आपको एक तो बीमारी कौन सी है और वो कितने समय से पुरानी है, ठीक है, और उसकी सीवियरिटी कितनी है। कई कंडीशन में सिम्टम थोड़े कम होते हैं, कईयों में सिम्टम बहुत ज्यादा एग्रेवेटेड होते हैं, और बीमारी पुरानी कितनी है। अब मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम 2-3 महीने से ही हुई है और किसी की प्रॉब्लम 5-10 साल से है, तो अलग अलग केसेस में अलग अलग चिकित्सा रहती है, लेकिन चिकित्सा से फायदा जरूर होता है। हमने जनरली देखा है जितने भी साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स के, मानसिक रोगों के जो रोगी होते हैं, चाहे वो एंग्जाइटी के हों, डिप्रेशन के हों, पीटीएसडी के हों, मोस्टली हमने देखा है अंग्रेजी दवाइयों में उनको सेडेटिव्स वगैरह दिए जाते हैं। एक तरह से उनको खा के, या नींद की गोलियां मैं कहूं कि आपको उनकी आदत सी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि नहीं, और अगर वो नहीं लेते तो उनको गुस्सा आने लग जाता है, हाइपर हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं और उनमें सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। आप खाते रहोगे, आप सोए रहोगे, एंड लेटर ऑन उनकी डोज भी बढ़ती है। मान लीजिए आप आज 10 मिलीग्राम की गोली खा रहे हैं, कुछ समय बाद आपको वो असर नहीं करेगी, आपको उससे उतना रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको नींद नहीं आएगी, या जिस दिन आपने कहीं गोली नहीं खाई तो आप और ज्यादा वायलेंट होना शुरू हो जाओगे, और ज्यादा एग्रीवेट हो जाएंगे आपके सिम्टम। तो इमरजेंसी के लिए ठीक है, कभी कभार ले ली तो बात अलग है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म लेते हो तो उनसे नुकसान ज्यादा हो जाता है कई बार। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो भी मनोरोगी हैं उनमें आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। आयुर्वेद में मनोरोगों के लिए विभोर जी बहुत अच्छी चिकित्सा, इस चिकित्सा को कहा जाता है सत्वावजय चिकित्सा। तो जैसे मैंने बताया कि 3 दोष हैं, सत्व रज तम, तो हमने सत्व को विजय करना है, तो इसी की सत्वावचय चिकित्सा कहा जाता है। सत्व यानी कि जो आपका ऑरा है, उस ऑरा को पॉजिटिव ऑरा बनाना है। दवाइयों पे हम आएंगे, लेकिन पहले हम सत्व की बात करें तो पहले हमें सत्व और शील रहना पड़ेगा। सत्व और शील कैसे रहा जाएगा? आहार विहार से। एक तो ऐसे पेशेंट्स में ना जो मनोबल होता है, आपकी जो विल पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है। पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर चुका होता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ लाइफ में, या मैं फेलियर हो चुका हूँ, या जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उनके ऐसे ऐसे शब्द होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप ऐसे पेशेंट्स को कहूंगा या उनके परिवार वालों को कहूंगा कि चलने का नाम ही जिंदगी है। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। आप एज के ऊपर मत जाइए, पास में क्या हुआ, आप जिस दिन सुबह उठ गए और आंख खुल गई ना, परमात्मा का शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद कीजिए। आप अभी से नई शुरुआत कर सकते हैं, और आप किसी भी कंडीशन में आप तभी से ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप पे काम करना है। जो भी हो गया उसे भूल जाइए, आज से आप नए स्टार्ट से शुरू कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। हमें सत्व को ठीक करना है, तो सत्व को सबसे पहले ठीक करने के लिए आपको पहले अपने पर्सनल, अपने ऊपर काम करना है। तो देखिए, टाइम से उठिए। सबसे पहले दिनचर्या अपनी ठीक करनी पड़ेगी। टाइम से उठिए। मैं ये नहीं कह रहा अभी आप एकदम से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। कम से कम 6 से 7 के बीच में, मैक्सिमम कह रहा हूँ 6 से 7 के बीच में सूर्योदय हो चुका होता है, उसके बाद आप 6 से 7 के बीच में आप एटलीस्ट इतने टाइम में तो उठ जाइए। उसके बाद टाइम से अपना जो भी हम शौच वगैरह करते हैं, नहाइए धोइए, अपने आप को क्लीन रखिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, सोशलाइज कीजिए। जो आप खाना खाते हैं वो भी सात्विक आहार खाइए। अब सात्विक आहार की बात साथ में ही बता देते हैं आपको। जितने भी मनोरोगी हैं, सात्विक आहार के अंदर आपको क्या क्या करना है। आपको जो मैंने बताया तामसिक आहार, वो तो बिल्कुल नहीं करना है। तामसिक यानी कि जो भी बासी अन्न है वो ना खाइए, कोई भी मांस मदिरा का सेवन ना कीजिए, नॉनवेज ना खाइए, या कोई भी ऐसी एडिक्टिव आइटम या ड्रग्स का सेवन ना करें। दूसरा, आहार ऐसा हो जो आपको मतलब आपके लिए पौष्टिक हो, जो आपकी बॉडी की धातुओं को
पुष्टि प्रदान करे, आपकी बॉडी को एक न्यूट्रिशन दे बहुत अच्छा, उसमें आप दूध घी अच्छे से रखिए, वो आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ताजे फल सलाद इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए, बादाम शामिल कीजिए, जो नट्स हैं भिगो के इनको डेली रूटीन में शामिल कीजिए। टाइम से खाना खाइए, भूखे भी नहीं रहना है, बहुत ज्यादा ओवर ईट भी नहीं करना है। और एक डेली रूटीन में अपने योगा प्राणायाम मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है। योग प्राणायाम, जैसे प्राणायाम में मैं बताऊं सबसे अच्छे अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान लगाना, ये कर सकते हैं। और साथ में सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य की तरफ मुख करके सूर्य नमस्कार कीजिए। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं, अगर आप इतने से भी स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो धीरे धीरे आपके ये जो दोष इम्बैलेंस हुए हैं, चाहे वो शारीरिक दोष हैं चाहे मानसिक दोष हैं, वो लाइन अप होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी। और आपका एक्सरसाइज से और इस डेली रूटीन से आपका मनोबल बढ़ेगा कि आपने एटलीस्ट अपने दिन की रूटीन तो एक बार लाइन अप कर ली ना। दिन की रूटीन लाइन अप होगी तो आगे हफ्ते की रूटीन भी लाइन अप होगी, महीने की भी होगी, और धीरे धीरे आपका पूरा टाइम स्केड्यूल लाइन अप हो जाएगा। इसके अलावा अब आपने आना है कि आपने अपना आचरण कैसा रखना है। आचरण आपने प्यार पूर्वक रखिए, अपने जो भी आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ रहिए। एक जनरली कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। तो मैं आपको बात कहूं कि अगर आपने पहलवानी करनी है, तो अगर आप नशे करने वाले लोगों के बीच में रहें तो आप पहलवान बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो आप जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आवारागर्दी करते हैं, उनके साथ रहेंगे, आप नहीं बन सकते। तो आपको अपनी संगत को वैसा करना है कि जिसके कारण आप एक सही दिशा में, आप अपने आप को पहचानिए कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। फिर आप उन्हीं लोगों के बीच में जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दें। तो जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप उनको देखकर ही मोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अपनी ऑरा को बदलिए, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, या आप ऐसे लोगों के बीच में जो आपको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो अब आपकी सराउंडिंग्स ठीक हो गई, आपका आहार ठीक हो गया। इसके बाद है आपकी काउंसलिंग, कि आपका मनोबल बढ़ाया जाए। उसको हम क्लिनिक पे, हमारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं। इसके अलावा हमें धर्म का भी आचरण करना पड़ेगा। आप जो भी धर्म को फॉलो करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे जाइए, ध्यान लगाइए, कुछ मंत्र चिकित्सा भी हम करते हैं, तो मंत्र चिकित्सा से भी मनोबल आपका बढ़ता है। इसके बाद आते हैं औषधियों पे। औषधियां बहुत अच्छी आयुर्वेद में बताई गई हैं। कुछ बहुत अच्छी मेध्य रसायन बता रहा हूं। मेध्य रसायन होते हैं जो आपकी बुद्धि विभ्रम को ठीक करते हैं और आपके जो मानसिक दोष हैं उनको बैलेंस करते हैं। तो कुछ 2-3 औषधियां बता रहा हूं, उनको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे बढ़िया औषधि रहेगी आपके मानसिक रोगों में ब्राह्मी। दूसरे नंबर पर शंख पुष्पी का सेवन आप कर सकते हैं। और जिन भी लोगों को नींद नहीं आती रात भर, वो जटामांसी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा। तो ये 4 औषधियां आप ध्यान से नोट कर लीजिए, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जटामासी और अश्वगंधा। इनको आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ या दूध के साथ सेवन कर लीजिए, दिन में 5 ग्राम के करीब। एंड आप देखेंगे आपके मानसिक रोगों में भी इनका बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्या फोन का ज्यादा यूज करना भी मानसिक रोगों का कारण बन रहा है? जी, ये आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, स्पेशली जो यंग चिल्ड्रन हैं, जो टीनेजर्स हैं। मेरे ख्याल से हर घर में ये समस्या है, जो जहाँ पे छोटे बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं। तो जी हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है जब से स्मार्टफोन का चलन ज्यादा हो चुका है। देखिए, अब ये ऐसी चीज है, इससे बचा तो नहीं जा सकता, गैजेट है ये एक तरह से, इसके बिना लाइफ भी नहीं है। इस टाइम पे सारे काम फोन पे हो रहे हैं। पर मैं यहाँ पे एक युवा पीढ़ी को, टीनेजर्स को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, हर चीज की एक उम्र होती है ना। आप, और जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो भी मानसिक रोग होते हैं, हमारी 5 सेंसेस के मिसयूज या अब्यूज के कारण होते हैं। तो जो आपका स्मार्टफोन है, इसमें भी आपको कई तरह का डेटा ही मिल रहा है, चाहे वो आप देख के, सुन के, आपको जो भी आप देख रहे हो कंटेंट किस भी तरह का है। देखिए, अगर आप उस चीज को ढंग से यूज कर रहे हैं, एजुकेशन पर्पज से यूज कर रहे हैं, तो बात समझ में आती है, वो ठीक है आपके लिए। लेकिन अगर आप उसको किसी गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, जो डेटा आपके लिए, आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है, जो आपको अपनी पढ़ाई के मार्ग से या आपकी एक ग्रोथ ईयर्स के मार्ग से भटका रहा है, तो वो नेचुरली आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। और वो डेटा कहीं ना कहीं आपकी, एक तो आपको एडिक्शन भी दे रहा है,
स्मार्टफोन एडिक्शन है इस टाइम पे। बाकी सारे नशे एक तरफ हो चुके हैं, स्मार्टफोन की एडिक्शन इस टाइम टॉप पे है। कई ऑनलाइन गेमिंग में पड़े हुए हैं बच्चे, या कुछ ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं या बना रहे हैं जो कि उनके लिए हार्मफुल हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ऊपर से जो स्क्रीन की जो रेडिएशन होती है, तो उसके कारण भी, और स्मार्टफोन की जो रेडिएशन होती है, ये सारी चीज़ें अगर आप एक्सेसिवली यूज़ करते हो तो भी, या बहुत ज़्यादा प्रॉन्ग यूज़ करते हो तो भी, ये आपके ब्रेन के लिए भी अच्छी नहीं है, रेडिएशन भी पड़ती है और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को भी हैम्पर करेगी। तो आजकल हम देख रहे हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, मेमोरी नहीं है, पढ़ते हैं याद नहीं रहता, या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं बच्चे, घर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं स्मार्टफोन के लिए। तो हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हम इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यूज़ करिए, लेकिन एक लिमिट में यूज़ करिए, तभी ये आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं तो आप इसके साथ अपने आप को ही बर्बाद कर लेंगे। क्या एंजाइटी और पैनिक अटैक में कोई अंतर है? देखिए, एंग्जाइटी एक क्रॉनिक चीज़ रहती है कई पेशेंट्स में। जैसे मैंने बताया कि सिनेरियो कोई हो भी गया, उसके बाद भी उसके बारे में सोचते रहते हैं और एक लगातार डर का माहौल बना रहता है उनके शरीर में, दिमाग में। लेकिन जो पैनिक डिसऑर्डर है, ये एक तरह से एक्यूट इमरजेंसी कह सकते हैं, कि एक तरह से फॉर द सडन ब्रेकडाउन होता है पेशेंट का, कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसी बात हो गई जो एक पेशेंट संभाल नहीं पाया और एकदम से लोग फेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते या बोल नहीं पाते हैं। तो ये सब, या उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, तो ये सारा पैनिक अटैक के अंदर आता है। इमरजेंसी कंडीशन में आप एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म लेते हैं एंग्जाइटी के लिए अंग्रेजी दवाई, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपको एडिक्शन देती है, या फिर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और आप ठीक नहीं होते। तो आयुर्वेद में, जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ चीज़ें बताई कि आप अपने सत्व के ऊपर काम करिए, आपके मन के ऊपर काम करिए, अपने शरीर के ऊपर काम करिए, अपना ऑरा बेटर कीजिए, धर्मशील बनिए, गलत चीज़ों में अपना आचरण भी मत इन्वॉल्व कीजिए। जैसे आप कोई पाप कर्म ना करिए, कोई गलत आचरण ना करिए, झूठ मत बोलिए, निंदा ना कीजिए किसी की, किसी का अपमान ना कीजिए, क्योंकि पाप, आयुर्वेद में ना पाप कर्म को भी मनोरोग का कारण माना गया, कि अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं, कुछ गलत करते हैं किसी के साथ, तो वो भी आपको मनोरोग देता है। तो एक तरह से ओवरऑल अपने आचरण को ठीक करना है, अपने व्यवहार को ठीक करना है, अपनी डाइट को ठीक करना है। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो कोई चांस नहीं कि आपको किसी प्रकार का मनोरोग होगा, और अगर हो भी गया तो आप डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं। आपको साथ में जरूरत है एक सही काउंसलिंग की, एक सही मार्गदर्शन की और सही डाइट प्लान की, तो आप किसी भी तरह के मनोरोग से पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? जी, मैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, हमारा क्लिनिक है डॉक्टर ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर नोट कर लीजिए 8837710050। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोरोगों के ऊपर। अगले एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।